जी मैम आ रही हाँ है। जी, सबको आवाज क्लियर आ रही? अच्छा चलें, ठीक है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, आवाज आ रही है आपको? मैं ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूं? अच्छा चलें, ठीक है। जो स्काइप पे हैं उनके सामने ये स्क्रीन नजर आ रही है कि मैंने दो टॉपिक्स को एक ही हैंड आउट में मर्ज कर दिया है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मैंने ये डिस्कस किया है कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उसने लेजिस्लेशन पास की है और वो ये चाहते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज हो, ठीक है, ताकि फ्री, ट्रांसपेरेंट और रिगिंग फ्री इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाए और तमाम जो इरेगुलरिटीज कमिट होती हैं इलेक्शन में उसका कोई हल निकाला जाए, ठीक है। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात की जाए ना, तो ये बेस है डेमोक्रेसी की, जो कि इस बात को इंश्योर करता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे लानी है, रूल ऑफ लॉ कैसे लाना है और गवर्नमेंट सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो सकती है किसी मुल्क की, ठीक है। और जब हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं ना, ये इसलिए भी जरूरी है कि जो गवर्नमेंट है, आपको पता है कि दो में स्प्लिट होती है, एक ऑपोजिशन साइड होती है और एक गवर्नमेंट होती है, तो उन दोनों के दरमियान बेटर वर्किंग रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो कि इस चीज को भी इंश्योर करता है कि किस तरह से स्मूथ लेजिस्लेशन हो सकती है, कि किस तरह से ऑपोजिशन साइड अपना एक वाइटल इनपुट कंट्रीब्यूट कर सकती है, जो कि बहुत ही जरूरी है लेजिस्लेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। यहां तक मेरी बात क्लियर है सबको? आवाज जी आ मैम। रही है सबको? जी मैम। अच्छा, और ये तमाम चीजें किसके जरिए मुमकिन है? जब एक मीनिंगफुल और इफेक्टिव इलेक्शन रिफॉर्म्स को आप इंपोज करेंगे, जो कि अब वक्त की जरूरत है, प्रेसिंग नीड ऑफ द आवर बन चुका है, तो इसके जरिए आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। अब एक सीरियस कंसर्न है कि कंट्रोवर्शियल स्टेटस रेस हो रहा है इलेक्शन के हवाले से। क्या एलिगेशंस हैं कि रिगिंग हो रही है, मैनिपुलेशन हो रही है और सब्सटैंशियली इरेगुलरिटीज कमिट हो रही हैं इलेक्शन प्रोसीजर में। तो इस सिलसिले में इलेक्शन रिफॉर्म्स लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 218 के तहत एक इंडिपेंडेंट स्टेट इंस्टीट्यूशन काम एस्टैब्लिश किया गया है, जिसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंश्राइंड है, मतलब कि मेंशन है आर्टिकल 219 में। अच्छा, अब वो कौन सी है, मैं इसको पढ़ती हूँ कि फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, सेनेट, बाय इलेक्शंस, एक मिनट, ये इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट्स हैं और रिजॉल्विंग इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स थ्रू इनैक्टमेंट ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स एंड अदर मींस, मतलब कि जितने भी इलेक्शंस कराने हैं मुल्क में, उसको आपने ऑर्गेनाइज भी करना है, कंडक्ट भी करना है, और साथ ही साथ अगर कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं तो उसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? स्काइप पर, व्हाट्सएप पे मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है? जी मैम। फिलहाल आपको? अच्छा। अच्छा, अब की बात करते हैं कि क्या गलतियां पाई जाती हैं, क्या डेफिशिएंसीज हैं। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान का ये क्लेम है कि ये एक सिंगल डे पे एक बहुत बड़ी तादाद में इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। अभी एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है कि आपने प्रिंटिंग करनी है, आपने ट्रांसपोर्टेशन करनी है, आपने बैलेट पेपर्स को स्टोर करना है, ये एक मुश्किल काम है, ठीक है। फिर ये जो मैनुअल नेचर है कि खुद ही हाथों से लिख के आप काउंटिंग करते हैं, आप कंपाइल करते हैं रिजल्ट को, आप ट्रांसमिट करते हैं, तो इससे एक सस्पिशियस क्रिएट होता है कि रिगिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर ये जो बात की जा रही है, एक पॉलिटिकल डिबेट स्टार्ट हुई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, तो इससे साइबर मैनिपुलेशन के भी बहुत से खदशात हैं कि हो सकते हैं। फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, जिसमें 133 डोमेस्टिक वोटर्स शामिल है, ठीक है, 10 मिलियन ओवरसीज वोटर्स शामिल है, ये 133 मिलियन है, ये मेरे से मिस हो गया यहाँ पर। अच्छा, ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक बैलेटिंग अरेंजमेंट के लिए तकरीबन कितना कॉस्ट हो रहा है? 424 बिलियन रुपीस, जिससे फर्दर जुपटाइज हो जाएगा, नेक्स्ट इलेक्शन की ऑथेंटिसिटी जुपटाइज होगी कि इतना सरमाया लगेगा इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली इसको कंडक्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है। फिर एक कंडीशन रख दी गई है सेक्शन 27 ऑफ इलेक्शन एक्ट के तहत कि परमानेंट एड्रेस के जरिए ही आप कास्ट वोट कर सकते हैं, इससे तो कई लोग रह जाएंगे अपना कास्ट वोट कास्ट करने से, ठीक है। उसके बाद ये जो सीक्रेट बैलेटिंग के हवाले से जो प्रोविजन है आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, इससे तो फर्दर मैनिपुलेट हो सकता है, ठीक है। अब रियल चैलेंजेस है
हमारे लिए कि जब आप कहते हैं ना कि ओवरसीज भी वोट्स कास्ट करेंगे, तो टेक्निकल एफिकेंसी को बरकरार रखने के लिए, सीक्रेसी को बरकरार रखने के लिए और उन्हें तहफ्फुज़ देने के लिए ओवरसीज वोटर्स को, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि सेक्शन 94 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 में प्रोवाइडेड है। फिर हमने ये देखा गया कि बहुत सा सरमाया फजूल ही ऐसे वेस्ट होता है रिसोर्सेज, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी रिपग्नेंट प्रैक्टिसेस हैं जिससे हमारा बहुत ज्यादा सरमाया जाया होता है, ठीक है। और कोई अप्रोप्रिएट प्रोसीजर भी नहीं है कि हम चेक एंड बैलेंस रख सकें, कि हमें प्रीवियस हिस्ट्री का पता चले कि कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या है। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात सबको? जी मैम। जी, आवाज आ रही? अच्छा, हाँ जी मैम। अब ये रिसेंटली पिछले साल 17 नवंबर 2021 को कई लॉज पास हुए हैं, जिनमें से इलेक्शन बिल पास हुआ है 2021 का, कि जिसमें एक रास्ता हमवार हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को यूज किया जाएगा फ्यूचर इलेक्शंस के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं कि सबसे पहले ये कहा गया है कि जो पहला 2010 में जो कमेटी बनाई गई थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, उसमें रिपोर्ट सबमिट की गई और रिकमेंडेशन दी गई कि आप ट्रायल बेसिस पे ना ईवीएम को यूज करें। उसके बाद 2014 में ईवीएम का पहला इलेक्ट्रॉनिक जो मॉडल है वो तैयार किया गया। फिर वेरियस बार काउंसिल के इलेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। फिर 2017 में पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है जो एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे किया जाता है। नेशनल असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था पेशावर की साइड से, वो कंडक्ट करवाया गया, लेकिन रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, ठीक है। फिर अभी रिसेंटली जो मॉडल तैयार हुआ है ईवीएम का, 2 जुलाई 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके ऊपर एक पॉइंट मैं मिस कर गई हूँ कि प्रोमलगेशन के बाद एक पॉइंट था कि फेडरल गवर्नमेंट इज हेलबेंट। हेलबेंट का मतलब है कि वो बस उस पर डटी हुई है, ठीक है, कि करना ही करना है, डिटरमेंट है कि हम मैनुअल बैलेटिंग और फिजिकल काउंटिंग की जगह पर क्या लाने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स लाएंगे फ्यूचर इलेक्शंस के लिए। बाकी ये एक लाइन और भी मिस होगी है कि ऑपोजिशन हैज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड दिस मूव एंड ब्लेम्ड द ट्रेजरी बेंचेस। शहबाज शरीफ कॉल्ड इट एज evil vicious machine and Bilawal Bhutto warned the boycott of next elections, ठीक है। Election Commission of Pakistan has warned that machine is tampering prone and its software could easily be altered। अच्छा, अब इसमें ऑपोजिशन ने एतराज उठाया। शहबाज शरीफ ने तो इसे इवल विसेशियस मशीन का नाम दे दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम अगले इलेक्शन में बाइकआउट करते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक उन्होंने अपनी जो फाइंडिंग्स दी हैं उन्होंने वार्न की है कि इस मशीन को आसानी से टेम्पर किया जा सकता है, इसके सॉफ्टवेयर को अल्टर किया जा सकता है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 37 इस पे ऑब्जेक्शंस की हैं, ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि बजाय इसके आप बैलेटिंग पेपर प्रिंट करें इस मशीन के जरिए, आपको डायरेक्टली इससे रिकॉर्डिंग करनी चाहिए इलेक्शन वोटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी, समझ आ रही? जी मैम। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको दोबारा डिस्कस नहीं करूंगी। अच्छा, अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ईवीएम का कैसे स्ट्रक्चर है? इसके 2 स्ट्रक्चर्स हैं। पहला कंट्रोल यूनिट है जिसका काम ये है कि इसने वोटर्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, जिसका डायरेक्टली कंट्रोल होता है प्रिजाइडिंग अथॉरिटी के पास। लिहाजा ये चांसेस ही नहीं है कि इसको टेम्पर किया जा सके या ये साइबर क्राइम के जरिए ऑल्टर कर लिया जाए, ये हैक कर लिया जाए, ठीक है। उसके बाद अगला यूनिट आता है बैलेटिंग यूनिट। बैलेटिंग यूनिट की जगह पे वोटिंग स्टेशन की जगह पर ये मशीन लगा दी गई है और वहां पर बैलेटिंग कंडक्ट की जाती है। अब स्टेजेस इसकी इस तरह से हैं कि थंब इम्प्रेशन, फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और वहां से वेरिफिकेशन प्रोसीजर स्टार्ट होता है। वही जो तफसीलात हैं वो मशीन में एंटर होती हैं। आपने बटन ऑप्ट करना होता है, दबाना होता है या किसको आप फेवरेट कैंडिडेट को ऑप्ट कर रहे हैं। फिर वो बैलेट पेपर प्रिंट होकर निकलता है और वो बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाता है, ठीक है। अब क्या अमकानात या क्या आगे एक्सपेक्ट किया जा रहा है? ये कहा गया कि कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है और जरूरी है कि जितनी भी आप इलेक्शन रिफॉर्म्स लाए ना, नेशनल कंसेंसस बहुत जरूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लेजिटिमेट इंटरेस्ट है ना, आप उसको एड्रेस करें। फिर आप पायलट प्रोजेक्ट्स भी कंडक्ट करें इसी पे, मतलब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करें। फिर एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए कि नॉमिनेशन पेपर्स को आप स्क्रूटनाइज कर सकें, और एक ऑप्शन ऑफ नन ऑफ दी अबव भी होना चाहिए। ऑप्शन ऑफ नन ऑफ दी अबव का मतलब ये है कि जो नॉमिनेशन पेपर्स जिन कैंडिडेट्स के आप सबमिट करते हैं ना, अगर तो उस पर किसी साइड से एतराज आ जाता है तो एक सब्स्टिट्यूट लिस्ट फिर प्रोवाइड की जा सकती है ईसीपी की तरफ से, उसे हम कहते हैं ऑप्शन ऑफ नन ऑफ दी अबव। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको?
हाँ जी मैम। मुझे अब लगता है कि शायद अब आप इसको हैंडल कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका इंग्लिश एसे में भी इस्तेमाल हो सकता है, आपके जीके के पेपर में भी यूज हो सकता है। ठीक है, मैम ये क्लियर तो है बड़ी सबको? स्टोरी है। क्या है ये?